कल हमने सिविक्स का चैप्टर 2 समझा था, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, हमने गवर्नमेंट का रोल हेल्थ में समझा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइजेस में सबसे पहले हम पेज नंबर 29 पे एक्सरसाइज है। सो इसमें क्वेश्चन 1 है, इन दिस चैप्टर यू हैव रीड दैट हेल्थ इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस, लुक एट द कोट लिविंग। ये काम का नहीं है, इसे कैंसिल मारो। क्वेश्चन 2, अच्छा या तो लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में आपको लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ की मीनिंग लिखनी है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ की मीनिंग लिखनी है। सो क्वेश्चन 1, पेज नंबर 29, क्वेश्चन 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ, इन दोनों डेफिनेशंस को लिखो। सो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब आंसर, लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है मीन्स द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एट विच दे लिव। लिविंग स्टैंडर्ड means the level of living of people at which they live. फिर पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का मतलब हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक। हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक। देखो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब, लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एट विच दे लिव। मतलब लोगों का जीने का स्तर। कभी हम बोलते हैं ना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वैसे सो लोगों का जिंदगी जीने का स्तर। ठीक है, और इसके बाद पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब जनरल पब्लिक की हेल्थ, जो आम लोग हैं उनकी हेल्थ। ठीक है, हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the different ways through which government can take steps to provide health care for all? ठीक है, गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है सबके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के। सो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? आंसर, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है कि सबको, steps taken by government to provide health care for all. ठीक है, स्टेप्स टेकन मतलब सरकार कौन से स्टेप्स ले सकती है हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, सो पहला है इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल। सरकार हॉस्पिटल बढ़ा दे। सेकेंड, ऑर्गेनाइज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स। Organize pulse polio campaigns. Next, spreading health awareness through
वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कैंपेन्स एक्सेट्रा। ठीक है। सो पेज 29 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एट विच दे लिव। ठीक है, लोगों के जीने का स्तर। लोगों के जीने का स्तर मतलब हम बोलते हैं, कभी बोलते हैं ना कि एनु तो बहु हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छे, एनु तो बहु लो छे, तो वो क्या उनकी जिंदगी जीने का स्तर। कई लोग मतलब कई लोगों के लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लिविंग स्टैंडर्ड कईयों का हाई होता है, कईयों का लो होता है। हाई मतलब उनके पास सारी चीजें, सारे साधन होते हैं लाइफस्टाइल के, और लो जिनके पास साधन होते ही नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक, आम आदमी की हेल्थ। क्वेश्चन 2 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल आर। सरकार कौन कौन से स्टेप्स कदम उठा सकती है लोगों की हेल्थ के लिए। हमारी सरकार कौन कौन से स्टेप्स उठा सकती है, कदम उठा सकती है हम लोगों की हेल्थ के लिए। तो पहला काम क्या कर सकती है सरकार, इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनवाए गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स। सरकार फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स चलवाए, मतलब फ्री में सबकी जांच हो, भाई ब्लड प्रेशर चेक हो, हार्ट बीट चेक हो, डायबिटीज, ये सब फ्री में चेक हो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज पल्स पोलियो कैंपेन्स। सरकार घर घर पोलियो, जो अभी ये सब होता ही है, खैर पोलियो का नहीं, घर घर आती हैं लेडीज चेक करने की, बच्चा है तो फिर वो ड्रॉप्स डाल के जाती हैं। सो सरकार को ये भी प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार्स, कैंपेन्स एक्सेट्रा। और सरकार को हेल्थ से जुड़ी हुई अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस मतलब सबको अवेयर करना है, उनको सबको अवगत कराना है, सबको मतलब अवेयर करना मतलब सबको इन्फॉर्म करना। सरकार को इन्फॉर्म करना है भाई आपको ये करना है। ठीक है। सो कैसे सरकार कैसे इन्फॉर्म कर सकती है सबको, तो क्या कर सकती है, वर्कशॉप्स करे। वर्कशॉप का मतलब मीटिंग वगैरह करके डॉक्टर्स को समझाए, फिर डॉक्टर्स आगे, नर्सेज आगे। सेमिनार्स मतलब बड़े लेवल पे मीटिंग रखे। ठीक है। और कैंपेन्स मतलब वो होता है ना भाई, जैसे बीच में नहीं होता था भाई प्लांट के लिए कैंपेन होती है, फिर इस तरह से। ठीक है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस कैंपेन का मतलब। ठीक है। सो इस तरह से सरकार ये सारे स्टेप्स ले सकती है जिससे वो हेल्थ सब तक हेल्थ एजुकेशन दे सकती है, सबको हेल्थ केयर दे सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया। कह रहा है प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखो, प्राइवेट और पब्लिक के बीच में। ठीक है। सो प्राइवेट और पब्लिक के बीच में लिखो क्वेश्चन 3, प्राइवेट पब्लिक। ठीक है। यहाँ जगह कम पड़ेगी, मैं फिर ये थोड़ा सा मैं रब करके लिख लेती हूँ। आप ये दोनों लिखो, फिर क्वेश्चन 3 में रब करके लिखती हूँ। बच्चों क्वेश्चन 3 में आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया।
यूज द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस। कह रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का डिफरेंस बिटवीन लिखो। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ वाले मतलब गवर्नमेंट। तो इतना प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखो। ठीक है, सो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होते हैं? अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब पैसे। सो कैसे होते हैं पैसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स? बहुत ज्यादा महंगे। सो क्या लिखोगे? वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव। और अफोर्डेबिलिटी पैसे में पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, सरकारी दवाखाने कैसे होते हैं? फ्री होते हैं या वेरी लो कॉस्ट? फ्री और लो कॉस्ट। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब वहां पे भाई अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस मतलब वहां पे आपको सर्विस कैसे मिलती है। ठीक है, वहां पे आपको सर्विस कैसे मिलती है? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, वहां पे आपको सर्विस कैसे, अवेलेबिलिटी कैसी है? ठीक है, अवेलेबिलिटी कैसी है वहां पे मतलब सर्विस की अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी कैसी है वहां पे? सब कुछ अवेलेबल होता है पर बहुत ज्यादा पैसे। एवरीथिंग इज अवेलेबल। और यहाँ पे पब्लिक में क्या होता है? हमेशा भीड़ लगी रहती है और भीड़ लगी रहने की वजह से कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में फुल भीड़ लगती है तो इसलिए आपको लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है और आपको लाइन में खड़े रह के आपका टाइम जाता है। ठीक है, सो ऑलवेज रश। इट टेक्स टाइम। फॉर द ट्रीटमेंट मतलब इतनी ज्यादा भीड़ होती है। ऑलवेज रश हमेशा इतनी भीड़ होती है कि ट्रीटमेंट में टाइम लगता है और वहाँ पे भीड़ ही नहीं होती इसलिए वहाँ ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे क्वालिटी, तो क्वालिटी आपको कैसी क्वालिटी लगती है? प्राइवेट की क्वालिटी कैसी लगती है और गवर्नमेंट की क्वालिटी कैसी लगती है? देखो मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, गुड, बैड या एवरेज। एवरेज मतलब ठीक ठीक, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। तो ये 2 आप भरना। ठीक है, आपको प्राइवेट की क्वालिटी कैसे लगती है? यहाँ लिखो प्राइवेट हॉस्पिटल की क्वालिटीज, और यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल की क्वालिटीज कैसे लिखनी है वो यहाँ लिखो। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। ठीक है, ये बॉक्स आप भरना। आप क्योंकि अभी आप इतने बड़े हो, 7th में हो, तो आपको इतनी समझ तो है। अभी तक आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए होगे, शायद सरकारी दवाखानों में गए ना हो पर सुना तो होगा ना, तो शायद कोई जाता भी है। सो आपको क्वालिटी कैसी लगती है? आप अगर आपको ना पता हो तो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो। ठीक है, सो मैं ये आपके लिए बॉक्स छोड़ती हूँ। क्वेश्चन 4, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर हम पानी में इम्प्रूवमेंट करें, पानी की क्वालिटी अच्छी करें और हम सैनिटेशन का ध्यान रखें, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई का ध्यान रखें, तो बहुत सारी डिजीजेस से बचा जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। ठीक है, सो क्वेश्चन 4, मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो देखो टेक्स्ट बुक में है ही। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक में है ही, मैं सिर्फ आंसर्स ही लिख रही हूँ। आप टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठना वरना आपको कुछ खबर ही नहीं पड़ेगी। देखो पानी में इम्प्रूवमेंट, पानी में अगर पानी अच्छा मिले और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई हो, पानी अच्छा हो और साफ सफाई हो, उससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। एग्जाम्पल दो। ठीक है, सो आंसर लिखेंगे, पुअर क्वालिटी of water
causes a lot of health problems. देखो, अगर पानी की क्वालिटी खराब होगी तो बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है हमें, मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल वे में हमें तकलीफ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से पुअर सैनिटेशन, causes many epidemics। और गंदगी होती है, सैनिटेशन का मतलब अगर गंदगी होती है तो भी बहुत बड़ी बड़ी एपिडेमिक्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। एपिडेमिक्स मतलब जानलेवा बीमारियां, लंबी चलने वाली, जैसे कोरोना है, कोरोना को तो पैंडेमिक बोल दिया, एपिडेमिक से भी आगे, ठीक है। सो कोरोना बोल रही हूँ, गंदगी होगी, पुअर सैनिटेशन होगा तो उससे बहुत सारी एपिडेमिक्स हो सकती है। एपिडेमिक्स मतलब फैलने वाली बीमारियां। सो अभी कह रहा है एग्जाम्पल बताओ। सो एग्जाम्पल डेंगू is caused by एडिस, मॉस्किटो। डेंगू किससे चलेगा? एडिस से, एक मॉस्किटो है उससे फैलेगा, ठीक है। डेंगू मच्छर से फैलेगा और मलेरिया किससे फैलेगा? एनोफिलिस से। सो मलेरिया is caused by एनोफिलिस। ठीक है। डेंगू क्या होता है? डेंगू भी मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है। तो डेंगू है वो गंदे पानी से फैलता है और मलेरिया अगर गंदगी होती है उससे फैलता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो डेंगू हो सकता है, अगर आप गंदगी में रहोगे तो मलेरिया हो सकता है, ठीक है। सो ये कह रहा है एग्जाम्पल से समझाओ कि भाई साफ पानी पीना और अच्छे वातावरण में रहना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, स्पेशली आपकी मदर सफाई पे बहुत भार देती है, ठीक है। आपको लगता है कि रोज रोज क्या सफाई करनी, घर में ही तो रह रहे हैं, पर आपकी मम्मी कैसे, मतलब एकदम सुबह सुबह डस्टिंग करेंगी, क्लीनिंग करेंगी, मतलब आपकी मम्मी करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सैनिटेशन जरूरी है, सफाई जरूरी है। बाथरूम, टॉयलेट्स, हर चीज आपकी मदर बहुत अच्छे से साफ करती हैं, क्योंकि वो आप सबको स्वस्थ रखना चाहती हैं, अपने आप को और आप सबको, ठीक है। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो ये बीमारियां फैल सकती हैं, ठीक है। सो इसलिए आपकी मदर क्लीनलीनेस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं। सो प्लीज सपोर्ट हर इन इट। सो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज पूरी की, पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में कवर नहीं हुए हैं और शायद वो पूछे जा सकते हैं। सो अब हम वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिख लेते हैं। बच्चों अभी हम थोड़े से डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक तो आपके टेक्स्ट में पीछे इसमें 2-3 अच्छे डेफिनेशंस हैं जो शायद 1 मार्क वगैरह में अच्छे आपको काम आए, तो मैं आपको बता के एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिजीजेस, सबसे पहले डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दीज आर डिजीजेस दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर in many ways. Such as through water, food, air, etc. Water, food, air, etc.
कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल वर्ड का मतलब होता है फैलने वाली बीमारी। कम्युनिकेबल मतलब टच से, पानी से, हवा से, जैसे ये कोरोना। सो कोरोना इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब अगर आप बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। सो दीज आर डिजीजेस दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज। पानी से फैल सकता है, फूड से फैल सकता है, हवा से। सो कोरोना आपका इन तीनों से फैलता है, तो आप कोरोना को इसमें डाल सकते हो कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। मतलब और भी एग्जाम्पल्स हैं इस बीमारियों के, जैसे ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता है कि भाई हाथ लगाने से ही फैल जाती है वैसी बीमारी, ठीक है। सो और रेगुलर एग्जाम्पल भी हैं और ये भी है, ठीक है। फिर सेकेंड डेफिनेशन है ओपीडी। ओपीडी वर्ड यूज होता है हॉस्पिटल्स में। जब आप हॉस्पिटल में जाके बैठते हो और आप अपने नंबर का वेट कर रहे होते हो, डॉक्टर के लिए वेट कर रहे होते हो, उसे आप तब ओपीडी होते हो, ठीक है। मतलब जब आप वेट कर रहे होते हो डॉक्टर से मिलने का, तो आप क्या होते हो, ओपीडी। सो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सो फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। सो ओपीडी पीपल आर फर्स्ट बॉट, लोगों को पहले ओपीडी में लाया जाता है। पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन and treated in a hospital without being admitted to any special ward. मतलब अभी बस लोगों को ओपीडी में क्या होता है, पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन, पहले उन्हें लाया जाता है, एंड ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल, उनकी सारवार की जाती है, विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड, मतलब उन्हें दाखिल नहीं किया जाता है, उन्हें सिर्फ वो हॉस्पिटल में उन्हें लाया जाता है या वो खुद आते हैं और उनकी देखभाल की जाती है, दवाई ववाई दी जाती है, ठीक है। मतलब आप रेगुलर, जैसे आप रेगुलर आपको सर्दी खांसी या बुखार होता है, आप रेगुलर नहीं छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो आप ओपीडी होते हो। ओपीडी मतलब रेगुलर सारवार के लिए जाना, ठीक है। एडमिट नहीं होते हो आप, हॉस्पिटल क्या करने जाते हो, अपनी देखभाल के लिए जाते हो, दवाई के लिए, ठीक है। सो ओपीडी मतलब आप हॉस्पिटल में ले जाए जाते हो या आप खुद भी जाते हो, ठीक है। पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एंड ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड, आप एडमिट नहीं होते हो, मतलब आपको दाखिल नहीं करते, आपकी खाली आपको मेडिसिन वगैरह दे के छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जेनरिक नेम्स। जेनरिक नेम्स का मतलब कंटेंट, कि दवाई के अंदर क्या है उसे जेनरिक नेम कहा जाता है, कल भी मैंने बताया था। सो जेनरिक नेम्स, these are chemical names of the drugs. जेनरिक नेम क्या होता है, जेनरिक केमिकल नेम ऑफ द ड्रग होता है, मतलब जेनरिक नेम मतलब उसके अंदर केमिकल कौन सा है दवाई के अंदर, उसका मतलब वो, ठीक है। सो they help in identifying
the ingredients. जेनरिक नेम से पता लगता है कि दवाई के अंदर क्या डला हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके घर में नमक यूज होता है, ठीक है, तो नमक, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, तो सॉल्ट क्या हुआ, एक जेनरिक नेम हुआ, घर घर नमक यूज होता है। पर अब देखो हर कोई अलग कंपनी यूज करता है, कोई टाटा नमक यूज करता है, कोई निरमा कंपनी का नमक यूज करता है। सो टाटा और निरमा कंपनीज हैं और सॉल्ट क्या है, उसका जेनरिक नेम। सो वैसे ही दवाइयों में होता है, वो जो ऊपर नाम लिखा होता है वो उनकी कंपनियों का नाम, कंपनियों ने जो उनको नाम दिया है वो होता है, पर जो अंदर कंटेंट होता है ना वो मेन होता है। तो जैसे नमक, हर कंपनी आप देखोगे, अंकुर कंपनी भी नमक बनाती है, हर कंपनी नमक बनाती है। सो नमक बहुत सारी कंपनियां नमक बनाती है, ठीक है, पर कंपनी अलग अलग होती है। वैसे ही दवाइयों में भी वैसा ही होता है। जेनरिक नेम मतलब रेगुलर, जैसे मैंने नमक बोला तो वैसे ही जेनरिक नेम दवाइयों के अंदर क्या है वो, कंपनी नहीं, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं वो लिख लेती हूँ। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वो मैंने मेरे मन से दिया था, पर अभी मैं आपको इसमें आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिखा रही हूँ। एग्जाम्पल, और ये जेनरिक नेम से है ना, आप पूरी दुनिया में, मतलब अगर आपको दवाई के अंदर का कंटेंट पता है और पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाके वो दवाई मांगोगे वो आपको निकाल के देंगे, ठीक है। कंटेंट, कंपनी का नाम पता नहीं, पूरी दुनिया को पता हो ना हो, पर उस दवाई के अंदर क्या होगा वो पूरी दुनिया को पता है। मतलब जैसे नमक, अभी आप कहोगे मुझे नमक चाहिए तो आप इंडिया में मांगोगे आपको मिलेगा, आप अमेरिका में, जापान में, मतलब हर जगह नमक तो जरूर यूज होता होगा। पर अगर आप ऐसे बोलोगे निरमा नमक दो, तो निरमा कंपनी तो होगी भी नहीं शायद जापान वगैरह में, इंडियन कंपनी है, ठीक है। सो आपको मतलब कंटेंट जाके अंदर जो है जेनरिक नेम, अगर आपको जेनरिक नेम पता है तो आपको पूरी दुनिया में वो दवाई कहीं भी मिलेगी। पर आप कंपनी से बोलोगे ना तो आपको वो दवाई नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इज द जेनरिक नेम ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। सो आप यहाँ देखो ये एस्पिरिन है, देखो एस्पिरिन दवाई है, तो अगर एस्पिरिन दवाई है ना तो वो एस्पिरिन दवाई इंडिया में मिलती है और उसके अंदर, उस दवाई के अंदर कंटेंट क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, उसके अंदर कंटेंट होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सपोज आप कहीं आप आउट ऑफ इंडिया गए, ठीक है, दुबई वगैरह गए, अब आपको एस्पिरिन चाहिए। अब दुबई में एस्पिरिन नहीं मिलेगी आपको, वहाँ एस्पिरिन कंपनी नहीं चलती है, तो आपको क्या बोलने का, क्या चाहिए आपको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। सो ये कुछ डिफाइन थे जो अच्छे डेफिनेशंस हैं, समझने लायक और थोड़े याद करने लायक भी। अभी बच्चों थोड़े से क्वेश्चन आंसर छोटे वाले कर लेते हैं। अभी आजकल तो जैसे एमसीक्यूज वगैरह ही आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो थोड़े छोटे क्वेश्चन आंसर्स देखोगे तो आपका एमसीक्यूज में आइडिया आएगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट, व्हाट डू पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री
expect the government। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जैसे हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट हम लोग चुनते हैं। ठीक है, सो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोग गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद सरकार चुनते हैं, हम वोट करते हैं तो सरकार आती है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी उम्मीदें क्या हैं। सो आंसर टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। लोगों की उम्मीदें क्या होती है सरकार से, कि सरकार उनका भला करे। वेलफेयर मतलब उनके भले के लिए काम करे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डू मोस्ट डॉक्टर्स प्रिफर टू सेटल। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स अपना क्लिनिक कहाँ खोलना चाहते हैं। वेयर डू मोस्ट डॉक्टर्स प्रिफर टू सेटल, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स अपना क्लिनिक कहाँ खोलना चाहते हैं। सो सबको कहाँ जाना है, शहरों में, और शहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्बन। सो सब डॉक्टर्स शहरों में सेटल होना चाहते हैं, इन अर्बन एरियाज। थर्ड, name some water-borne diseases। वाटर-बॉर्न डिजीजेस, वाटर-बॉर्न डिजीजेस मतलब पानी से होने वाली बीमारियां। सो कुछ पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखो। डायरिया, वॉर्म्स और हेपेटाइटिस, ये तीनों बीमारियां हैं जो पानी से होती हैं। सो गंदा पानी पीने से, पानी मतलब गंदा पानी। डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। फोर्थ, What problem do rural people face whenever they come in a grip of illness? समझो कोई गांव वाला बीमार पड़ गया तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो what problem do rural people face when they come in a grip of an illness? जो गांव वाले लोग हैं, ग्रिप मतलब चंबे में, जब गांव वाले लोग बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है क्लिनिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे गांव हैं वहां तो इवन हॉस्पिटल्स भी नहीं होते हैं। सो दे हैव टू ट्रेवल long distances to reach a doctor। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। फिफ्थ, व्हाट डू वी नीड फॉर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बीमारी को रोक सकें और बीमारी को ठीक कर सकें, हमें क्या करना चाहिए। What do we need to prevent and treat illness?
बीमारी को रोकने के लिए और बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? सो हमें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, मतलब हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए। वी नीड appropriate health care facilities. Sixth, what is the full form of RMPs? Where are they found? What is the full form of RMPs? ठीक है, RMPs का फुल फॉर्म क्या होता है? Where are they found? Where are they found? ठीक है, RMPs का फुल फॉर्म क्या होता है और कहाँ पाए जाते हैं? RMP का मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। Full form of RMPs is registered medical practitioners। They are found in rural areas. They are found in rural areas. ठीक है, RMPs क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का फुल फॉर्म RMPs, और ये गांव में पाए जाते हैं। ठीक है, वेयर आर प्राइवेट सर्विसेज इजीली अवेलेबल? प्राइवेट सर्विसेज कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर प्राइवेट सर्विसेज इजीली अवेलेबल? अच्छा, यहाँ RMP वर्ड आया। RMP वर्ड मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो होते हैं जो नए नए डॉक्टर बने होते हैं। तो नए नए डॉक्टर्स को पहले कंपलसरी गांव में ड्यूटी देनी होती है। गांव मतलब रूरल एरियाज। ठीक है, अभी तक तो इतना समझ ही गए होंगे। गांव मतलब रूरल, शहर मतलब अर्बन। ठीक है, सो नेक्स्ट है 7th, वेयर आर प्राइवेट सर्विसेज इजीली अवेलेबल? आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहाँ अच्छे से मिलेंगे? तो अर्बन एरियाज में, शहरों में आपको बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखने मिलेंगे। आंसर अर्बन एरियाज। ठीक है, बच्चों इस चैप्टर में एक स्टोरी थी। आपकी एनसीईआरटी आपके बाजू में ही हो तो पेज नंबर 21 में, पेज नंबर 21 के इस बॉक्स में, पर्पल बॉक्स में एक स्टोरी है। ये स्टोरी है हकीम शेख की। हकीम शेख की ये स्टोरी है। नाम है, आदमी का नाम है हकीम शेख। ठीक है, ये हकीम शेख आदमी है। ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और ये मजदूर था। ठीक है, ये मजदूर था और एक मजदूर समितियां होती हैं उसका मेंबर था। ठीक है, सो ये क्या हुआ, एक बार 1992 में ये ट्रेन से गिर गया और उसको बहुत बुरी तरह से सर फट गया।
तो वो उसको फिर जल्दी जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले जाया गया। तो जब इसको सरकारी दवाखानों में ले गए, तो जब एक जगह लेके गए तो उन्होंने कहा हमारे पास बेड नहीं है। फिर दूसरे सरकारी दवाखाने में लेके, वो गरीब था इसलिए वो सरकारी दवाखानों में ले जा रहे थे। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ बोला हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। फिर तीसरे में लेके गए। इस तरह से वो ऐसी हालत में फटे हुए सर, मतलब सर फट रहा था, खून निकल रहा था, ऐसी हालत में वो 14 घंटे हॉस्पिटल घूमा, पर किसी ने भी उसको एडमिट ही नहीं किया, किसी सरकारी दवाखाने ने उसको एडमिट नहीं किया। ठीक है। फिर आखिरी में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और उसको एडमिट किया गया और उसकी जान बची। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों ने बहुत लंबा चौड़ा बिल बना दिया। वो एक मजदूर था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, उसको बहुत गुस्सा आया और वो जिस समिति में था, मजदूर समिति का मेंबर था, उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा डाला सरकारी हॉस्पिटल्स के खिलाफ। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी अस्पतालों का ये काम है, सरकार का काम है कि सबका जीवन बचाएं। वो ना नहीं बोल सकते हैं, उनको पेशेंट को लेना ही पड़ेगा। जैसे कोई भी भले बेड ना हो, कुछ ना, उनको कैसे भी उनकी सारवार करनी पड़ेगी। और वो जो हलीम शेख है, ये आदमी मुकदमा जीत गया, हकीम शेख मुकदमा जीत गया और उसको ट्रीटमेंट में जितना भी खर्चा था गवर्नमेंट ने सारा उसको भर के दिया। ठीक है। एक और स्टोरी इसी चैप्टर में आपको दी गई है, ये 2 पेजेस की स्टोरी है। ठीक है, ये 2 पेजेस की स्टोरी है, अमन और रंजन। ठीक है, अमन और रंजन की 2 पन्नों की स्टोरी है। अमन और रंजन 2 अच्छे दोस्त हैं। जो रंजन है, रंजन एक बहुत अच्छे परिवार से आता है और अमन है, अमन एक गरीब परिवार से आता है। अमन ने बताया, अमन को क्या हो गया था, वायरल फीवर हो गया था। और उसके दोस्त को भी वायरल फीवर हो गया था। ठीक है। जो रंजन था, रंजन का परिवार अमीर था, तो उसके पापा ने अच्छे हॉस्पिटल में उसको लेके गए। ठीक है। वो हॉस्पिटल तो ऐसा था जैसे कि 5 स्टार होटल, इतना। और उसके पापा को जाते ही 500 रुपये भरने पड़े और वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था और सब कुछ क्लीन था और वहाँ पे बहुत सारी टेस्ट भी हुई रंजन की और हर कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा था। और जिस लेडी ने उसका ब्लड लिया वो जोक्स बता रही थी। फिर सारी टेस्टें हो गई। फिर वो डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने बोला उसको खाली वायरल फीवर है और उसने उसको मेडिसिन दी। सारी उसको टैबलेट समझा दी। मतलब रंजन क्या गया, रंजन हाई फाई हॉस्पिटल में गया। हाई फाई हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं और बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। फिर अब वो पूछ रहा है तू भी बीमार था, तू किस हॉस्पिटल में गया। अब अमन गरीब था तो अमन के पेरेंट्स उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते थे। उसने कहा मैं तेरे जैसे हॉस्पिटल में नहीं गया। पहले तो पापा मुझे हॉस्पिटल लेके ही नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल में टाइम लग जाता है। हम फिर एक सरकारी हॉस्पिटल में गए। हमको वहाँ लंबी चौड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मेरे को इतना ज़्यादा बीमारी लग रही थी कि मैं पापा पे ही गिर गया। और जब हमारा टाइम आया तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे बोला ब्लड टेस्ट के लिए जाओ। फिर हमें फिर से एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। फिर जब 3 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई तो फिर से हमें हॉस्पिटल गए तो तब कोई और डॉक्टर था। फिर हमने फिर से दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको वायरल फीवर है और उसको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है और ये इसको एक टैबलेट दे दो। तो बोले तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरा जो हॉस्पिटल था वो बहुत अच्छा था पर उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दी और बहुत सारा पैसा मेरे पापा का बिल फाड़ा। तो उसने बोला मेरा हॉस्पिटल भीड़ वाला था पर मेरे पापा को 1 रुपया भी भरना नहीं पड़ा।
ठीक है। सो ये दो दोस्त हैं, अमन और रंजन। अमन गरीब है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उसका मुफ्त में ट्रीटमेंट हुआ पर उसको भीड़ देखनी पड़ी। और रंजन है, रंजन अमीर फैमिली से था, उसके पापा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ उसका बहुत लंबा चौड़ा बिल निकला, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के लिए दे दी। ठीक है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा दवाएं लिख के देते हैं, सब ज़्यादा करते हैं ताकि बिल ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है, सो ये दो स्टोरीज थी, मैंने अभी सुना दी। ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। द चैप्टर एंड्स हियर। ठीक है, रीड इट प्रॉपरली, सारा चैप्टर पढ़े, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर है एंड मैंने समझा तो दिया ही है। So please complete whatever is done on this whiteboard today and send it to me on WhatsApp. Thank you.